भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ दिन पहले एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इस फ़िल्म का नाम है जी धुरंधर। और धुरंधर जो है इस फ़िल्म के अंदर हमने देखा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, वो लोग जो हैं वो इस फ़िल्म में उनके किरदार जो है वो निभाए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिखाया जाएगा, ये तो फ़िल्म आने पर पता चलेगा। लेकिन इस फ़िल्म के हवाले से हम ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे। हारून शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हारून साहब ये बताइएगा कि अब ये जो फ़िल्म है धुरंधर, ये किन वाक़यात के हवाले से बनाई गई है? इसकी जो बैक स्टोरी है वो क्या कहता है हिंदुस्तान, किसकी बैक स्टोरी है ये? देखिए जी, हिंदुस्तान की जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि अभी पिछले कुछ अरसे में तो वो जो है वो इस इंतहा तक पहुँच चुकी है कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। और हम देखते हैं कि जिस फ़िल्म इंडस्ट्री को पूरे रीजन में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता था, जहाँ अच्छे फ़िल्म मेकर्स भी थे, अच्छा काम भी हुआ है माज़ी में। और वहाँ पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसको देखकर आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सिम्त में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फ़िल्मों में, और ख़ास तौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हों या अजय देवगन हों, और या फिर ये इस तरह की, जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे, या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुँचा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी इससे पहले जब औरंगज़ेब के हवाले से फ़िल्म बनाई गई, जहाँ पे छावा, जहाँ पे अगेन हमने पिछली दफ़ा इसके ऊपर बात भी की थी, तो वहाँ भी हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया, तरोड़-मरोड़ के पेश किया गया, रिसर्च उसमें कोई थी नहीं। यहाँ पे भी हम धुरंधर में देखते हैं, जब आप उसका ट्रेलर अगर देखें, तो उसकी जो ओपनिंग लाइन है, वहीं पे पता चल जाता है कि फ़िल्म की क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, जब वो कहते हैं कि 1971 के वक़्त मैं एक बच्चा था, लेकिन उस वक़्त जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा था। तो फिर आपको समझ में आती है कि 1971 के वक़्त जनरल ज़ियाउल हक साहब तो हुकूमत में नहीं थे। तो इसी से पता चल जाता है कि फ़िल्म मेकर्स के पास कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उन्होंने कोई रिसर्च करने की ज़हमत भी नहीं की। अफ़सोस की बात ये है कि इतने-इतने ब बड़े बजट की फ़िल्में ये बनाकर जिस तरह हिस्ट्री के साथ मज़ाक कर रहे हैं, और यही वजह है कि फ़िल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हुए चली जाती हैं, और उनको उस तरह की पज़ीराई हासिल नहीं होती। चाहे वो जितनी भी मार्केटिंग का ज़ोर लगा लें, जितना भी उसको अपने ही चैनल्स के थ्रू जो है वो प्रमोट करें, लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान इंडस्ट्री इस वक़्त एक क्राइसिस का शिकार है। वो कभी तामिल फ़िल्मों की तरफ देखते हैं, कभी वो जो है वो पुरानी फ़िल्मों का रीमेक करने की कोशिश करते हैं, और कभी वो इस किस्म की जो मॉब हिस्टेरिया क्रिएट करने वाली फ़िल्में हैं, जिनसे डिविज़न, जिससे नफ़रत उनके अपने माशरे में फैल रही है, वो इस तरह की फ़िल्में बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि मेजॉरिटी को अपीज़ किया जा सके, लोग जो हैं मेजॉरिटी में वो टिकट खरीद के कम से कम फ़िल्म देखने आ जाएँ। लेकिन किसी सूरत भी ये जो है ये तरकीब कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब कराची के लियारी के किरदारों की कहानियाँ जो हैं वो कैसे भारत पहुँची होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये कहानियाँ जो हैं ये कितनी सच होंगी? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लियारी को उन्होंने दिखाया है कि जी यहाँ से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के टाँके उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो उसी से पता चलता है कि ये किस कदर बचकाना सोच है। कराची पाकिस्तान का दिल है, और एक मस एक हिस्सा है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका बैनुल-अक़वामी सियासत से या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से किसी किस्म का कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे भी ये देखकर कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के तमाम मामलात जो हैं वो लियारी से जो है उनका ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। तो इसके ऊपर सिर्फ़ हँसा ही जा सकता है कि किस तरह एक छोटे-छोटे किरदार माज़ी से लेकर जो कि लोकल लेवल की पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, या लोकल लेवल की पावर गेम्स का हिस्सा हैं, उनको लेकर जो है वो इस कदर बड़ा बना दिया गया है। मेरे ख़्याल में मुंबई में भी इस तरह के लियारी जैसे कई इलाके मौजूद होंगे, तो हिंदुस्तान को थोड़ी-सी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, बजाए इसके कि या तो उनके पास कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, या उनके पास अच्छी कहानियाँ लिखने वाले नहीं रहे, या वो ये कहानियाँ अब जो है वो एग्ज़ॉस्ट कर चुके हैं थ्रू ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। हमने देखा है कि किस किस्म की ग़लाज़त से भरपूर अंडरबेली है मुंबई की, जो कि वो अपनी फ़िल्मों में और अपनी ओटीटी सीरीज़ में दिखाते रहे हैं। तो वो शायद अब वो, क्योंकि दे हैव डन इट इनफ टाइम्स,
तो अब वो जो है वो शायद सोच रहे हों कि वो कराची को इस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक ऑडियंस अब समझदार हो गई, खासतौर पे ग्लोबल ऑडियंस जो है वो इस किस्म के अब प्लॉयज में नहीं आती। तो जहां मैंने जिस तरह कहा चौधरी असलम का किरदार उन्होंने दिखाने की कोशिश की जो कि संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, इसी तरह आप अक्षय खन्ना को देखें तो वो रहमान डिकेत का किरदार उन्होंने प्ले करने की कोशिश की है, या एक आईएसआई का एजेंट दिखाने की भी इसमें कोशिश है जो कि प्ले कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। तो ये बड़े बड़े एक्टर्स लेकर एक फिक्टिशियस सी कहानी के अंदर कुछ रियलिटी पार्ट फैंटेसी मिलाकर ये जो 12 मसाले की चाट बनाने की उन्होंने कोशिश की है, ये मेरे ख्याल में जो वो जेलस्ट किस्म के हिंदू सेंटिमेंट्स हैं या हिंदुत्व की जो सोच है उसको तो अपीज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई क्रिएटिव वैल्यू या कोई क्रिएटिव मेरिट होगी। अच्छा, क्या हमने भी लियारी और इसके किरदारों पर कोई फिल्में बनाने की कोशिश की है कभी? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लॉलीवुड तो हमेशा से ही कैरेक्टर्स बनाता रहा है। आपको याद होगा कि खासतौर पे लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में जो वहाँ के लोकल बदमाश हैं या वहाँ के जो लोकल लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इंसानों की जिनसे फैसिनेशन रही है, वो कभी जो है वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, कभी वो गलत रास्ते पर चलकर अपने अंजाम तक पहुंचे हैं, लेकिन वो एक स्टोरी जो है वो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी बनती है, तो वहां पर फिल्में बनती रही हैं। चौधरी असलम का किरदार मैंने मेंशन किया पिछले जवाब में, तो बिल्कुल उनके ऊपर 2022 में फिल्म बन चुकी है, जिसमें अगेन चौधरी असलम जो कि एक कैरेक्टर थे हमारी पुलिस फोर्स के, उनकी उनकी जिंदगी के और उनकी जिंदगी से जुड़े वाकयात के हवाले से फिल्म बंदी की गई थी, और ये फिल्म आकर कुछ अरसे चली। शमून अब्बासी थे इसमें, जारा थी जो कि मॉडल इस फिल्म के रिलीज होने से पहले हो गई थी, नवाल थी, तो काफी सारे इसमें कैरेक्टर्स थे, लेकिन ये कराची की बनी हुई एक छोटे बजट की फिल्म थी जो कितनी ज्यादा मकबूल नहीं हो सकी। तो हम करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल फिल्में, लेकिन मैंने ये देखा है आमतौर पे पाकिस्तान की फिल्मों की अगर आप बात करें, आप चाहे वो शाह जो फिल्म बनी थी लियारी के बॉक्सर के ऊपर कराची से, और उसको जो है वो इतनी खूबसूरत फिल्म है और उसको इतनी पजीराई भी मिलती है आज भी। जब अच्छी फिल्मों की बात होती है, पाकिस्तान से आने वाली अच्छी फिल्मों की बात होती है, तो उस फिल्म का जिक्र जरूर आता है। अगेन लियारी की स्टोरी थी, लेकिन वो एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी थी और फैक्ट्स के ऊपर मबनी स्टोरी थी। ऑफ कोर्स फिक्शन रहती है, लेकिन यह है कि आप कहानी को उस लेवल तक नहीं लेकर जाते। अभी मैं रिसेंटली बल्कि कल ही देख रहा था एक इंटरव्यू जो कि है लकी भिष्ट, एक एनएसजी जो कि हिंदुस्तान की एक अपनी एजेंसी है, उसके वो एक करता धरता कारकुन रहे हैं और बढ़िया उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इन चीजों का पता है। वो एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो बैठकर कह रहे हैं कि जो कुछ धुरंधर में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह एक इंडियन एजेंट आता है और कराची की सड़कों पे वो पाकिस्तानियों को ही घसीटता हुआ लेकर जा रहा है बालों से, जो कि रणवीर सिंह उस ट्रेलर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ऐसा होने लगे तो फिर मुल्क जो है वो उस तरह उनकी सरहदें कायम नहीं रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो जब ये उनके अपने एक सिक्योरिटी एजेंट जो कि बिल्कुल एक लोअर लेवल के सिक्योरिटी एजेंट है, वो इस बात के ऊपर हैरान है कि किस किस्म का फिक्शन दिखाया है, ये किस किस्म की फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की है, और ये अवाम में किस किस्म की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इतना आसान है कि हिंदुस्तान से कोई आकर पाकिस्तान में इस किस्म की पब्लिकली कोई एक्टिविटी करे। वो अंडर कवर एजेंट रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा मुमकिन हरगिज नहीं है कि कोई भी एजेंट किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर अपने आप को इस तरह एक्सपोज कर दे। लेकिन हमने देखा है कि हिंदुस्तान की ये फैंटेसी और ऑब्सेशन हमेशा से रहा है, चाहे वो एक था टाइगर हो, चाहे वो मिशन मजनू हो, कि जनाब वो आएंगे और वो आकर पाकिस्तान में ऐसे घुल मिल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो यहाँ से अहम राज लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं तो बल्कि इंटरेस्टिंगली ये सोच रहा था कि जहां इतने एक्टर डाले थे, ये जो आदित्य धार साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इनको चाहिए था कि एक कलभूषण यादव भी बना देते इस फिल्म के हिस्से में। और बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडिया में जिनकी सिमिलैरिटी भी है, तो किसी कलभूषण यादव को भी इस में शामिल रखते। तो ये जो फिल्म बना रहे हैं धुरंधर, ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, इनकी भी कुछ तफसील देंगे हमें आप? जी, आदित्य धार साहब हैं जो कि पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से अगेन एक बिल्कुल फ्लैग ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर एक कहानी बना चुके हैं कि जी इस तरह हुआ और उस तरह हुआ। अगेन वही बात के रिसर्च करनी नहीं है, हिस्ट्री को तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश करना है। बड़े यंग से डायरेक्टर हैं और मेरे ख्याल में यही एक काबिल जिक्र फिल्म उनके
क्रेडिट पे इससे पहले रही है, और वो भी इस हवाले से कि उसमें हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए और फैक्चुअल एक्यूरेसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए। प्रोड्यूसर जो है इसके जियो स्टूडियोज वाले हैं, और ज्योति देश पांडे जो हैं वो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जियो स्टूडियोज की। वो एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म के को बैक कर रही हैं। हो सकता है कि मोदी साहब भी जो है वो इसमें घोस्ट प्रोड्यूसर हो, हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन आई एम श्योर कि जब ये फिल्म आएगी तो स्टेट लेवल के ऊपर, जिस तरह हमने देखा है पहले भी, मोदी साहब अपने सारी कैबिनेट को लेकर जाते हैं और फिल्म बैठकर देखते हैं और फिर उसको टैक्स फ्री भी कर देते हैं, ताकि उसकी जो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो रिटर्न हो जाए। तो शायद वो इस फिल्म के साथ भी ये करें। अच्छा, अब अगर हम इस फ़िल्म की कास्ट को देखें तो ये काफ़ी बड़े बजट की फ़िल्म लग रही है। तो इस वक़्त क्या भारत में जो प्रोपेगेंडा सिनेमा है वो क्या काफ़ी मुनाफ़ा बख्श हो चुका है क्या? क्योंकि हम देखें अभी इससे पहले कुछ अर्सा पहले फ़िल्म आई थी ताजमहल वाली, वो तो फ़िल्म बिल्कुल ही पिट गई, फ्लॉप हो गई मुकम्मल तौर पर। जी, ताजमहल फिल्म तो फ्लॉप हो गई, और उसे फ्लॉप ही हो जाना चाहिए था। बड़ी इज्जत करता था मैं परेश रावल साहब की एज एन एक्टर, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इंसान कभी कभी जो है गलत फैसले कर लेता है अपने करियर में। तो ये वो लोग हैं, परेश रावल साहब हो गए, अनुपम खेर साहब हो गए, और अब इस फिल्म में भी हम देख रहे हैं बड़ी फिल्में बनी हैं, बड़े बजट के साथ बनी हैं, और जाहिर है कि वो कोई फाइनेंशियर जो बिजनेस माइंड रखता होगा वो ऐसी फिल्मों के ऊपर बेट नहीं करेगा या उसके अंदर अपना पैसा नहीं लगाएगा जिसके बारे में उसे पता हो कि एक एजेंडे को टो कर रही हैं और ये नहीं चलेंगी कमर्शियल मार्केट में। तो इसी तरह इस फिल्म के साथ भी यही हो रहा है। थाईलैंड में उन्होंने कराची लियारी को क्रिएट किया है, वहां पर ये बड़े अरसे चलती रही है। 120 लोग जो वहां पे थे क्रू वाले, वो इसको फिल्म कर रहे थे, और फिर दौरान शूटिंग ये पूरा 120 का क्रू जो था वो बीमार भी हो गया, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, और बड़े अरसे वो हॉस्पिटल में रहे, तो शूटिंग रुकी रही। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गई है इस फिल्म को बनाने में। लेकिन यह है कि उसके बाद भी अगर हम देखें तो सवाल यही पैदा होता है कि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जाहिर है उसके पीछे जो है फिर पूरे स्टेट मशीनरी भी शामिल होती है, और जाहिर है इसके पीछे भी इसी तरह ही है। अच्छा, अब अगर हम आज के दौर की बात करें तो जो भारतीय प्रोपेगेंडा पर मबनी जो झूठी फ़िल्में हैं, वो हम जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो अपनी एक अजीब-सी कहानियाँ जो हैं वो हकीकत के साथ गड़बड़ करके पेश करते रहते हैं। तो इन झूठी फ़िल्मों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं और उनके असर से बच कैसे सकते हैं? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत है इस वक़्त। भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो, जहाँ तक मैं अगेन एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक और एज़ अ फ़िल्म ऑब्ज़र्वर, कमेंटेटर देखता आया हूँ। मैंने बहुत सी भारतीय फ़िल्में हमने देखी हैं, हम सब बचपन से देख रहे हैं, कंटेंट अच्छा भी हुआ करता था, अच्छे डायरेक्टर्स थे, इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर्स थे जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ और ह्यूमन स्टोरीज़ को प्रेफ़रेंस देते थे, और वो आप किसी भी रीजन के हों उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह हम इरानियन सिनेमा को देखते हैं, इसी तरह हम भारतीय सिनेमा को देखते थे, इसी तरह हम दूसरे मुल्कों से यूरोपियन सिनेमा है उसको हम देखते हैं और उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज बनाते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो जिंगोइज्म है, जिस राह पे ये हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री चल पड़ी है, ये कुछ ज्यादा काम करने वाला नहीं है। ये खुद अपने आप को इट विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ईटिंग ऑन इटसेल्फ, और ये अपनी मौत मरेगा। कम से कम ये ट्रेंड तो मुझे ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज लाइक आई सेड, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ कमर्शियल बिजनेस। फाइनेंसियर जब फिल्म में पैसे लगाता है तो ये सोच के लगाता है कि लोग इसको देखने आएंगे, ये एक फैमिली इंटरटेनमेंट है, लोग इसको देखकर एंजॉय करेंगे, अपने जज्बात के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर जिंदगी में कुछ बेहतरी लाने की भी कोई राह निकलेगी। तो ये जो नफरत पे मबनी है, जो कि वायलेंस को और नफरत को बिला वजह प्रमोट करने वाली फिल्में हैं, इनकी मुझे कोई शेल्फ लाइफ या कोई कमर्शियल वैल्यू नजर नहीं आती।